डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर का थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मसल फिजियोलॉजी या पेशीय कार्यकी। सबसे पहले मसल फिजियोलॉजी मस्कुलर सिस्टम के साथ डील करता है और ये मस्कुलर सिस्टम बॉडी के मूवमेंट में काम आता है या बॉडी के लोकोमोशन में काम आता है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के काम आता है, रेस्पिरेशन के काम आता है क्योंकि तब भी डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करती हैं, कम्युनिकेशन के काम आता है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या फेशियल कम्युनिकेशन हो, और इसके साथ ही साथ ऑर्गन्स और वेसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन में काम आता है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रक्शन ज़रूरी है जिससे कि ब्लड सप्लाई निरंतर बना रहे। साथ ही साथ ये सिस्टम काम आता है हार्ट बीट के टाइम क्योंकि तब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बॉडी हीट के प्रोडक्शन के दौरान, जिसको हम थर्मियोजेनेसिस कहते हैं। हायर एनिमल्स के अंदर शरीर में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो डेली हमको चाहिए। मेन मूवमेंट केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एक्शन में बदलने के लिए हमें चाहिए होती है। पूरे सारे जो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने के लिए हमें अपनी पेशियों का योगदान लेना पड़ता है। तो इसलिए मसल की फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मसल सेल्स एक स्पेसिफिक एबिलिटी दिखाती हैं जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। मसल सेल्स शो स्पेसिफिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ये अपनी प्रॉपर्टी रखती हैं। मसल्स के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के साथ इनर्वेटेड रहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स उनको कहते हैं जो हमारे बाहर से ब्रेन की तरफ जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से बाहर की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। मसल सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन से इनोवेटेड रहती है और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के साथ इनोवेटेड रहती है, सो दैट वो अपना काम सुचारू रूप से करे। बॉडी के अंदर वर्चुअली सभी पार्ट्स में मसल्स पाई जाती हैं, और ये मसल्स छोटी से छोटी जैसे कान के अंदर पाई जाती है, बड़ी से बड़ी जैसे थाई मसल्स पाई जाती है। सबसे पहले इन मसल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन 3 ढंग से करा गया है। पहला, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिएशंस की इनके अंदर किस तरह की स्ट्रिएशंस हैं, धारियां हैं, ये स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। फिर डिपेंड्स अपॉन इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनको किया भी जा सकता है या नहीं, उसके हिसाब से ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। और तीसरा, ये अपने फंक्शन के हिसाब से डिवाइडेड रहती हैं कि स्केलेटल होती हैं, कार्डियक होती हैं या स्मूथ होती हैं। तो मसल्स का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया है: स्ट्रिएशन बेस्ड, कंट्रोल बेस्ड एंड फंक्शन बेस्ड। इन सभी तरह के क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व मसल्स की हम आज स्टडी करेंगे। ये जो आपको डायग्राम है ये दिखा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें पहला जो ऊपर है ये आपको स्केलेटल मसल्स दिखा रहा है, जिसमें स्ट्रिएशंस दिख रही हैं, ये वॉलंटरी होती हैं, अपनी इच्छा से हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। दूसरी सेकंड डायग्राम है कार्डियक मसल्स का, जो स्ट्रिएटेड होती हैं लेकिन वॉलंटरी नहीं होती, हमारी इसके ऊपर इच्छा नहीं चल सकती। और लास्ट डायग्राम ये स्मूथ मसल्स होती हैं जिनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती, और ये भी इनवॉलंटरी होती है। बॉडी के सारे अंदर की तरफ पार्ट्स में ये असर बना के रखती हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स को पॉसिबल करती हैं। इन्हीं मसल्स के और डायग्राम आप देखिए। पहले देखिए कार्डियक मसल्स जो हार्ट से कंसर्न रहती हैं, इनका एक पास का व्यू देखिए। देन नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन के साथ जुड़ी रहती हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन मतलब बोन्स के साथ जुड़ी हुई रहती हैं और मूवमेंट में मदद करती हैं। और लास्ट, स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करती हैं और इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अब डिफरेंट तरह के मसल्स को स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले स्मूथ मसल्स को स्टडी करेंगे, या हम अरेखित
पेशियाँ भी इनको कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स चिकनी या फिर इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। ये बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे रेस्पिरेटरी कैनाल, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी पैसेज, यूरिनरी पैसेज, जेनाइटल ऑर्गन्स और अंदर जितनी भी दीवारें हैं उन सभी में उपस्थित होती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में होने के कारण इनको विसरल मसल्स भी कहा जाता है। इनके फाइबर्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 30 से 200 माइक्रॉन्स होती है। इन मसल सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन सेल्स के एजेस आपस में जुड़े रहते हैं। ये मेम्ब्रेन जैसे मैट्रिक्स द्वारा आपस में बंधे रहते हैं और शीट्स में प्रेजेंट होते हैं। इन मसल फाइबर्स में बहुत पतले महीन रेशे से पाए जाते हैं जिनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स ही इन्हें कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी या गुण देते हैं। हम इन मसल फाइबर्स को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते, इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स या इनवॉलंटरी मसल फाइबर्स भी कहा गया है। ये स्लो मोशन से पेरिस्टाल्टिक वेव मूवमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अनड्यूलेटिंग वेव्स की तरह इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल रहती हैं। इनके स्टिमुलस के लिए इंटरनल एक्टिविटीज़ जिम्मेदार होती हैं। सो these smooth muscles we voluntarily have no control over that and they are guided by internal movements in the body. दूसरी तरह की मसल्स कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। कार्डियक मसल्स जैसे कि नाम ही बताया गया है, ये मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं या हृदय में पाई जाती हैं। केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। इनमें भी स्ट्रिएशंस होते हैं और इसमें बहुत सारे, एक मसल फाइबर में, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट नॉन सेपरेट कंडीशन होती है। इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इनके ऊपर पतली पतली धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स जिन्हें कहते हैं, और ये ब्रांच्ड होते हैं। इनकी ये ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक जाले जैसा बनाते हैं। दे फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर और ये इनवॉलंटरी होती हैं। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, केवल हार्ट में पाई जाती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शंस हार्ट से ब्लड पंप कराने का काम करते हैं और हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। द लास्ट टाइप ऑफ मसल्स इज स्केलेटल मसल्स। इनको रेखित पेशियाँ या स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स स्केलेटल इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये कंकाल के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, इसीलिए ये अपना नाम स्केलेटल मसल्स लेती हैं। ये बॉडी का सबसे ज़्यादा मस्कुलर पार्ट बनाती हैं। 40 से 50% भार मसल्स का यही मसल्स बनाती हैं। इनकी मसल फाइबर्स या इनकी मसल सेल्स लंबी होती हैं और सिलेंड्रिकल रूप में ग्रुप्स में अरेंज रहती हैं। इनके ऊपर एक डेफिनेट आवरण पाया जाता है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसको हम सार्कोसोम कहते हैं। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रिएशंस, हल्की हल्की स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं।
और ये मसल्स हम वॉलंटरी अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करा पाते हैं। तो ये स्ट्राइप्ड होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं, ये सोमैटिक नर्व्स द्वारा सप्लाई की जाती हैं, हमारे कंट्रोल में रहती हैं, एकदम से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन मसल्स के द्वारा। ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और क्योंकि जितनी जल्दी इनका एक्शन होता है उतनी जल्दी ये थकती भी जल्दी हैं। ये हमारे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में मदद देती हैं और इनका कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब ये भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। नाउ ये जितनी भी मसल्स हैं इनमें नर्व सप्लाई और ब्लड वेसल सप्लाई होता है, और वो इसलिए कि जब तक नर्व के साथ मसल कनेक्ट नहीं करेगी तब तक रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली अगर ब्लड सप्लाई नहीं होएगा तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये कैसे आएंगे और किस प्रकार मेटाबोलाइट्स जो वेस्ट होंगी वो वहाँ से कैरी की जाएगी। सो मोटर न्यूरॉन्स ये मसल फाइबर को इनोवेट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। ये न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन हैं वो ब्रांच कर जाते हैं और उसके हर एंड में एक मसल फाइबर इनोवेट कर देती है, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाता है और इस जंक्शन के थ्रू जितना भी रिस्पॉन्स है वो प्रोपगेट किया जाता है। इन मसल्स पे कैपिलरी बेड्स सराउंडेड रहते हैं, क्योंकि मसल्स अपने काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करती हैं। ये एनर्जी इनके अंदर ब्लड के द्वारा सप्लाई की जाती है, साथ ही साथ ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है, न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट इस मसल्स में अभी तक क्रिएट हो चुका है काम करने की वजह से वो सारा लेके वापस चला जाता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द मसल्स। अब इन मसल्स के बारे में हम स्ट्रक्चर वाइज बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मसल्स की प्रॉपर्टी या मसल्स के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने के लिए एक पर्टिकुलर यंत्र उपयोग में किया जाता है जिसे हम काइमोग्राफ कहते हैं। ये एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको ये मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन मेजर करने का काम करता है। सो विद द हेल्प ऑफ काइमोग्राफ वी कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मसल। मसल्स की जो जनरल प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, मतलब मसल को किस प्रकार एकदम से उद्दीपन दे करके स्टिमुलेट किया जा सकता है, इसको एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कि मसल्स को जब स्टिमुलस मिलता है तो वो कम छोटी हो जाती है अपनी लेंथ में और कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी कि जब स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है मसल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, शेप एंड साइज रिज्यूम कर लेती है, मतलब इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी मतलब द मसल हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिकॉइल, अपने एक्सटेंड होकर वापस से शॉर्टन हो जाना, यही इसकी इलास्टिसिटी है। इन्हीं प्रॉपर्टी को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। ना ऑल या नन रिस्पॉन्स ये एक्चुअली वो मस्कुलर रिएक्शन है जो ये बताता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इसके लिए बाकी की कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल बनी रहनी चाहिए। ये जो मसल फाइबर है इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टिमुलस का आना चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, मतलब वो मिनिमम स्टिमुलस जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए प्रेरित कर दे, तब मसल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये जो मसल फाइबर है या तो पूरी क्षमता से कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेगा। सो ऑल या नन रिस्पॉन्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मसल whereby if it contracts it will contract completely, मतलब अगर वो
कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, मतलब रिस्पॉन्स दिखाएगी तो पूरा दिखाएगी। मोटर यूनिट्स सभी तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यही ऑल या नन रिस्पॉन्स कहता है, मतलब ऑल करेगी तो पूरी तरह से, नन नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगी। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस एक्चुअली वो मिनिमम स्टिमुलस है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को एलिसाइट करने के लिए या उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है। द मिनिमम स्टिमुलस विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द मसल कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्टिमुलस एक मिनिमम लेवल से कम होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तीसरी प्रॉपर्टी ट्विच। ट्विच को हम कहते हैं द मसल फाइबर रिएक्शन टू अ सिंगल स्टिमुलस। मसल फाइबर जब एक सिंगल स्टिमुलस के लिए रिएक्शन देती है तो उसको अ सिंगल मसल ट्विच कहते हैं। और सिंगल मसल ट्विच को समझाने के लिए आपको एक डायग्राम देखिए, फिर हम इसके हिसाब से सिंगल मसल ट्विच को समझाते हैं। नाउ इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ये 0.01 सेकेंड लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर 3 तरह के लिखे हुए 0.01, 0.5 और 0.1। नाउ ये जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। ये एक ग्राफ है जिसमें एक स्टिमुलस दिया जा रहा है, जहाँ एक्स और वाई के एजेस मीट कर रहे हैं, वहाँ पे 0 लिखा है। यहाँ पे एक स्टिमुलस दिया जाता है। इस स्टिमुलस की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी स्टार्ट करती है। तो वो नीचे से ऊपर जब ग्राफ जा रहा है, पूरे ऊपर तक जब पहुँचता है तो हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद वापस मसल रिलैक्स करनी शुरू हो जाती है और ग्राफ ऊपर से वापस नीचे 0.1 सेकेंड की तरफ आता है। अब सिंगल मसल ट्विच समझने के लिए ये समझना होगा कि एक मिनिमम स्टिमुलस के मिलते ही, मतलब एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस के मिलते ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ ऐसा टाइम होता है जो मसल का वेस्ट जाता है, और ये एक्चुअली वेस्ट नहीं होता, ये लेटेंट पीरियड होता है, छुपा हुआ टाइम, जब मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार करने की कोशिश करती है। इस लेटेंट पीरियड में जैसे आपको दिख रहा है 0.01 सेकेंड का ये लेटेंट पीरियड है। जैसे ही 0.01 सेकेंड हो जाते हैं मसल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये कॉन्ट्रैक्शन पूरा ऊपर तक जो जा रहा है ग्राफ 0.04 सेकेंड का। सो 0.01 सेकेंड इसका लेटेंट पीरियड है, 0.04 सेकेंड इसका कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है, और बिल्कुल पीक पे जाने के बाद ग्राफ नीचे की तरफ आता है और मसल वापस से रिलैक्स करना शुरू हो जाती है, और ये फेज़ है 0.05 सेकेंड्स का। इस प्रकार एक सिंगल मसल ट्विच जो 0.1 सेकेंड का होता है उसमें आप देख लीजिए किस प्रकार ये सारी फेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेटेंट पीरियड की 0.01 सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन फेज 0.04 सेकेंड्स और रिलैक्सेशन फेज 0.05 सेकेंड, टोटल मिलाकर के 0.1 सेकेंड। सो 0.1 सेकेंड एक्चुअली वो फेज़ है या वो टाइम है जब एक मसल फाइबर एक सिंगल स्टिमुलस के प्रति अपना रिएक्शन देता है। इसको हम एक सिंगल मसल ट्विच कहते हैं। इस सिंगल मसल ट्विच के साथ हम बाकी बहुत सारे रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा आपको बताया, अभी समझाया था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, ट्विच जो अभी आपको बताया था, लेटेंट पीरियड वो छुपा हुआ टाइम जब मसल रिस्पॉन्स देने के लिए अपने आप को तैयार करती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होने से पहले ये वो पीरियड होता है। ये फिर आप एक डायग्राम देखिए जिसमें एक्स एक्सिस पे आपको दिखाई दे रहा है और वाई एक्सिस पे टाइम दिखाई दे रहा है। 0 से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, पीक तक जा रहा है और फिर रिलैक्सेशन का फेज़ लंबा आ रहा है ऊपर वाले ग्राफ में, जबकि नीचे वाले ग्राफ में आपको, नीचे वाले डायग्राम में आपको 3 ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड।
तीनों अलग अलग तरह के ट्विचेस बता रही हैं, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इनमें, और रिलैक्सेशन भी बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये 3 या 4 प्रकार के मसल ट्विचेस आपको बताए जा रहे हैं, जिनका अभी अभी मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन बताया था। सो अ सिंगल मसल ट्विचेस, अ सिंगल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। ट्विच 2 प्रकार का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ट्विच भी हो सकता है, वीक ट्विच भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एक स्टिमुलेशन में कितने मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब आपका वो कितना स्ट्रॉन्ग है इनोवेशन, उसके हिसाब से मसल ट्विच और मसल रिस्पॉन्स होता है। ये तीनों फेजेस अभी मैंने आपको समझाई थी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में 3 फेजेस होती हैं। लेटेंट पीरियड जो अभी देखा था 0.01 सेकेंड का, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो 0.04 सेकेंड्स का था, और रिलैक्सेशन पीरियड जो 0.05 सेकेंड का था, एंड इन टोटल ये 0.1 सेकेंड का एक सिंगल मसल ट्विच था। नाउ ये जो मसल ट्विच की बात करी है, इसको थोड़ा और डीप स्टडी करते हैं। ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं, डिफरेंट तरह के ग्राफ आप देख रहे हैं। पहला ग्राफ जिसमें एक कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा ग्राफ जिसमें ऐसा लग रहा है कि तीन बार रिस्पॉन्स है, 3 बार ट्विच मिल रहा है और 3 रिस्पॉन्सेज हैं। तीसरा ग्राफ जिसमें 4 से 5 तरह के ट्विचेस हैं, और लास्ट जो बिल्कुल एक फ्लैट प्लेटो की तरह दिख रहा है। इस डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं, समेशन इफ़ेक्ट्स। समेशन इफ़ेक्ट एक्चुअली ये वो होता है जब मसल को स्टिमुलस दिया जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल के पूरी तरह से रिलैक्स करने से पहले उसको दूसरा स्टिमुलस दे दिया जाता है, और इस प्रकार मसल अपना कॉन्ट्रैक्शन, अपना रिलैक्सेशन पूरा करने से पहले दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, जिसको वेव समेशन कह रहे हैं। सो ये जो दूसरा ट्विच है, दिस एड्स ऑन द फर्स्ट रिलैक्सेशन। इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसका रिलैक्सेशन दूसरे ट्विच के साथ ऐड कर देता है, जिससे कि एक के बाद जब 2 स्टिमुलाई दी जाती है, मसल को पूरी तरह से रिलैक्स करने का मौका नहीं दिया जाता, तो मसल पहले से शॉर्ट हो जाती है या पहले से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और ये जो उसका सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ये वेव लाइक एक्टिविटी में दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे सेकंड डायग्राम है। पहले डायग्राम तो आपको एक सिंगल ट्विच का दिखाया जा रहा है, बिल्कुल, जिसमें एक लेटेंट पीरियड होएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, अ नॉर्मल डायग्राम। दूसरा जिसके अंदर वेव लाइक समेशन इफेक्ट दिख रहा है, जहाँ पे 3 ट्विचेस दिए गए, 3 स्टिमुलाई दिए गए, और एक के बाद रैपिडली दिया गया, टाइम इफेक्ट छोड़ा नहीं गया, तो मसल पूरी तरह से रिलैक्स करने से पहले ही दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, और फिर जा कर के वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। दिस टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज अ वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट फिनोमिना हम देखते हैं, इसके अंदर भी ये एक ट्रेपी या स्टेयरकेस फिनोमिना है। अगर इसको ठीक से देखें तो एक स्टेयरकेस फिनोमिना, एक स्टेयरकेस टाइप का बनता है, जिसको ट्रेपी कहते हैं। इसमें जब स्टिमुलस रिपीटेडली, बहुत जल्दी जल्दी स्टिमुलस दिया जाता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन भी एक सीरीज़ में ऑब्टेन किए जाते हैं, हर कॉन्ट्रैक्शन अपने पहले वाले कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। सो इन दिस फिनोमिना वी गेट अ ट्रेपी या स्टेयरकेस फिनोमिना पैटर्न। अगर मसल फाइबर को एक के बाद एक स्टिमुलस दिया जाए, और स्टिमुलस की रेट होगी 1 स्टिमुलस पर सेकंड की रेट से अगर दिया जाए, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शंस की एक सीरीज़ प्राप्त होती है। इन कॉन्ट्रैक्शंस में
बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अपने पहले वाले कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ा बड़ा होता है। इस प्रकार ये एक समेशन इफ़ेक्ट है, मतलब स्टेयरकेस के रूप में इस घटना को देखा जा सकता है। इस घटना के समय कुछ स्टिमुलस के बाद मसल्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो टेटनस शो कर रहा है। ये टेटनस भी दो प्रकार का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टाइम्स द स्टिमुलस इज गिवन। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस ये डिसाइड करेगी कि टेटनस इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। सो अगेन टेटनस के लिए सबसे पहले इनकम्प्लीट टेटनस की बात करते हैं। तो अगर स्टिमुलस की दर 20 से 30 प्रति सेकंड होती है, मतलब इफ़ यू स्टिमुलेट अ मसल फाइबर 20 to 30 टाइम्स पर सेकेंड, तब इस प्रकार का इनकम्प्लीट टेटनस देखने को मिलता है, जो आपके थर्ड डायग्राम में दिख रहा है। एंड इन द फोर्थ डायग्राम एक फ्यूज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्शन आपस में फ्यूज़ कर गए हैं और अब एक प्लेन पार्ट मिल रहा है जिसको आप प्लेटो कह रहे हैं। प्लेटो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे जब मसल फाइबर को 1 सेकंड में 35 से 50 स्टिमुलाई दिए जाते हैं तब मसल कुछ इस प्रकार के इफ़ेक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे ये मसल्स अपना नॉर्मल काम नहीं करके, नॉर्मल इफ़ेक्ट नहीं दिखा करके प्लेटो जैसा फॉर्मेशन दिखाती है। सो दिस इज़ हाउ, depending upon the number of stimuli, the frequency of stimuli and the time effect, muscle different contraction patterns देती है। या तो एक normal pattern देती है, या तो वो summation effects देती है। summation complete incomplete दोनों हो सकते हैं, tetanus effect दे सकती है, या तो वो ट्रेपी या staircase phenomena effect दे सकती है। so this is how a muscle behave when it is stimulated in different manners. इनके अलावा कुछ मसल्स होती हैं जिनको फास्ट मसल फाइबर्स कहते हैं। ये फास्ट मसल फाइबर्स को वाइट फाइबर्स भी कहते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होती है और इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वहीं होएगा जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होएगी, और ये बहुत जल्दी थक जाती हैं क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है। और ये जो मसल्स हैं इनकी डिज़ाइन स्पीड के लिए रहती है और बहुत जल्दी थक जाती हैं। दूसरी होती है रेड मसल्स या स्लो स्केलेटल फाइबर्स। इस तरह के मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा देर तक अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। अब मसल फटीग। मसल फटीग एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे किसी कारणवश मसल अपने कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता खो देती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता खोने के 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला कि इतना ज़्यादा स्टिमुलाई उसको मिल चुका है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसके पास कोई एनर्जी ही नहीं बची, पहला कारण। दूसरा कारण कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके अंदर कुछ एंड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या कीटोन बॉडीज़ इकट्ठे हो गए हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखा पा रही इन एंड प्रोडक्ट्स के जमा होने की वजह से, दे नीड टू बी रिमूव्ड। और तीसरा कारण कि लगातार काम करने के लिए जो सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, एसिटाइलकोलिन, इन पदार्थों का सिंथेसिस कम हो जाता है या ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो अ मसल फेल्स टू कॉन्टैक्ट। अब मसल फटीग तभी डेवलप होता है जब मसल के अंदर एटीपी सोर्स या एनर्जी सोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि मसल आगे अपना काम नहीं कर पाती। Another phenomena in the muscle fibers is known as oxygen debt. ऑक्सीजन डेट ये तब होता है, इनको हम 3 स्थितियों में स्टडी कर सकते हैं। पहला, अगर रेस्ट पे होती है मसल्स, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज चल रही है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहा है, तब ऑक्सीजन सफिशेंट मात्रा में प्रेजेंट रहती है जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन को सपोर्ट कर पाती है।
क्योंकि एटीपी जितने भी होते हैं वो हमारे को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सफिशेंट होते हैं। दूसरा केस, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे केस के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बार बार रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन का सोर्स ख़त्म हो जाता है। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेशन एनारोबिक भी स्टार्ट हो जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन। एंड लास्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इकट्ठी रहती है वो कम पड़ जाती है इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदलने के लिए, या फिर वापस से एटीपी के सप्लाई को रिन्यू करने के लिए और क्रिएटिनिन फॉस्फेट को लाने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है कम पड़ जाती है। इसको कहते हैं ऑक्सीजन डेट। जब मसल ऑक्सीजन डेट में चली जाती है, इन दैट केस वी से द मसल अगेन उसकी एफिशिएंसी एग्जॉस्ट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, और इनको हम जस्ट छोटा सा रिव्यू करते हैं कि मसल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम की मेन कंपोनेंट होती हैं। ये मसल्स 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन वाइज, शेप वाइज एंड इनके स्ट्रिएशंस वाइज। मेन कैटेगरी इनकी होती है अनस्ट्रिएटेड मसल्स, जो स्मूथ भी कहलाती हैं, जो इनवॉलंटरी होती हैं, या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स जो स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं और वॉलंटरी होती हैं, और कार्डियक मसल्स जो इनवॉलंटरी होती हैं और ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं लेकिन हमारे विल पे नहीं चलती। सो दिस कंप्लीट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स और मसल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़। In the next chapter या in the next part we'll be dealing with the structure of skeletal muscles. Thank you.